फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफ्र पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बात कहीं से भी शुरू करो कर्नल, मगर शुरू कर दो, मैं खुद ही कड़ियां मिला लूंगा। इससे पहले ये मालूम होना भी तो जरूरी है कि तुम हमारे लिए काम करने पर तैयार भी हो जाओगे या नहीं। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर कहा, मैं भला तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनता रहा हूँ। तुम्हारे बारे में बाज़ बातें तो मुबालगा आमेज मालूम होती हैं, मगर अब मैंने तुम्हारा एक नाकाबिले यकीन कारनामा खुद अपनी आंखों से देख लिया है, तो मैं इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि तुम वाकई गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझसे ज्यादा अहमद रश के कारनामे मशहूर हैं। तुम उसकी खिदमत क्यों हासिल नहीं करते, जबकि वो तुम्हारे ही मुल्क का बाशिंदा है? अहमद रश के कारनामे पूरी दुनिया में मशहूर जरूर हैं, मगर यही उसकी खामी भी है। तुम अवामी सतह पर इतने मशहूर नहीं हो। उसके कारनामे इतने अहम नहीं हैं जितना उन्हें बना दिया गया है। मसलन उसने ओलंपिक के दौरान इसराइली खिलाड़ियों को अगवा करके यरगमाल बना लिया था। उस वाक़े की शोहरत पूरी दुनिया में हुई। हर अखबार ने इस खबर और अहमद रश के नाम को नुमाया तौर पर शाया किया, लेकिन इसका ये कारनामा ऐसा नहीं था जो खवास की तवज्जो मबजूल करा सकता। निहत्ते लोगों को अगवा करके यरगमाल बना लेना कमाल की बात नहीं है। उसके बरक्स तुम्हारे कारनामों की तादाद बहुत ज्यादा भी है और तुम मशहूर भी नहीं हो। तुमने कभी अपना नाम नुमाया करने की कोशिश नहीं की। एक सीक्रेट एजेंट में इन बुनियादी खसूसियात का पाया जाना जरूरी है। अव्वल तो मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ, ज्यादातर अपने तौर पर काम किया है। कुछ अरसा तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के साथ भी काम किया, मगर बाद में उनसे अलहदा हो गया। अब फिर उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। दूसरी बात यह कि मेरी शोहरत पूरी दुनिया में बेशक ना हो, मगर यहूदी मेरे नाम से वाकिफ हैं, खुसूसन मोसाद के एजेंट। कोई शख्स अपने काम की वजह से ही किसी खास नाम से मंसूब किया जाता है। तुम खुद को सीक्रेट एजेंट कहो या ना कहो, लेकिन जो काम तुम करते रहे हो, सीक्रेट एजेंट भी वही काम करते हैं। और ये समझना गलत है कि उन सीक्रेट एजेंटों से कोई भी वाकिफ नहीं होता। अक्सर सीक्रेट एजेंट हरीफ ममालिक के लिए अजनबी नहीं होते। यही वजह है कि कोई भी एजेंट बतौर सीक्रेट एजेंट ज्यादा अरसे मैदान अमल में नहीं रहता। ये तमाम बातें मैं भी जानता हूँ, मगर मैं आजाद रहकर काम करने का आदी हूँ। तुम्हारी आजादी सलब नहीं की जाएगी। कर्नल नोमान ने तेजी से कहा, जब तक चाहो हमारे लिए काम करना और जब चाहो छोड़ देना। अगर मैं तुम्हारे लिए काम करने की हामी भर लूं, तो मेरी हैसियत क्या होगी? हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि हम तुम्हें कोई मिशन सौंपेंगे। उस मिशन को तुम अपने अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाओगे। सवाल ये पैदा होता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करने की हामी क्यों भर लूं? मैंने कहा, इसके लिए सिर्फ यही एक वजह काफी है कि हम इसराइल के खिलाफ काम करेंगे, और तुम्हारी जिंदगी का मिशन भी यही है। ये काम तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, आजाद रहकर भी और तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से मिलकर भी। तुम्हारे लिए काम करने से कौन सी नई बात पैदा हो जाएगी? मुझे अंदाजा था कि तुम आसानी से राजी नहीं होगे। कर्नल नोमान मुस्कुराया। बेशक ये काम तुम बहुत पहले से कर रहे हो, मगर तुम्हारा दायरा कार बहुत महदूद है। तुमने बहुत बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए, मगर इसराइल को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। इस तरह तवानाइयां तो बर्बाद होती हैं, लेकिन कोई मुस्बत नतीजा नहीं बरामद होने पाता। मेरी तो खैर कोई हकीकत ही नहीं है। अरब की सारी हुकूमतें मिलकर भी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मैं नताइज की परवाह किए बगैर अपना काम करता रहूंगा। जब तक मेरे जिस्मो जाँ में तवानाई का एक भी कतरा मौजूद है, मैं अपनी जिद्दोजहद जारी रखूंगा। जहाँ बड़ी बड़ी हुकूमतें नाकाम हो रही हों, वहाँ एक फर्द की छोटी छोटी कामयाबियाँ बहुत अहम होती हैं। ओ, तुमने मेरी बात का गलत मतलब ले लिया। मैं तुम्हारी कामयाबियों को गैर अहम नहीं कह रहा था, बल्कि मेरा मतलब ये था कि इतनी ही कोशिशों से तुम इसराइल को इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो जितना अब तक पहुंचाते रहे हो। छोटी छोटी कामयाबियां बेकार हैं। इसराइल को छोटे मोटे नुकसानात पहुंचाने के बजाय उस पर कोई कारी ज़रब लगाना पड़ेगी। नजरियाती तौर पर तो ये बात दुरुस्त है, मगर पूरे आलमे अरब में कोई भी हुकूमत मुझे इतनी ताकतवर नजर नहीं आती
जो ये काम कर सके। दुनिया को अभी इराक की कुव्वत का अंदाजा नहीं है और अंदाजा होना भी नहीं चाहिए। गुस्ताखी होती है कर्नल, लेकिन इराक तो ईरान से जंग करते करते तबाह हो चुका है। कर्नल ने एक बार फिर गहरी नजरों से मुझे देखा। अगर मैं तुम्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊं कि इराक ही इसराइल पर कारी ज़रब लगा सकता है, तो तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? अव्वल तो ये एक मुज़हिका खेज बात मालूम होती है, ताहम अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि इराकी हुकूमत ये नेक काम कर सकती है, तो मुझे इराक के लिए काम करके खुशी होगी। गालबन ये कहने का कोई फायदा नहीं होगा कि मैं तुम पर बाज फौजी राज जाहिर करने वाला हूँ। इन्हें राज रखना। मैं समझता हूँ कर्नल, मैंने बेहद संजीदगी से कहा, और मैं खुद ये पसंद नहीं करता कि मेरे इल्म में ज्यादा बातें हों, ताहम इस मौका पर बाज बातों का मेरे इल्म में होना जरूरी है। इस कहानी की इब्तिदा उस वक्त से होती है कि जब इराक एटमी ताकत बनना चाह रहा था और इसराइल ने हमारे एटमी रिएक्टर तबाह कर दिए थे। ये इसराइल की गुंडागर्दी की इंतहा थी। इराकी हुकूमत भी इस तबाही की जिम्मेदार थी। आपको अपनी एटमी तंसीबात की हिफाजत का खातिर खा बंदोबस्त करना चाहिए था। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये बात तुमसे पोशीदा तो नहीं है कि तमाम मुसलमान हुकूमतें हर किस्म के असलहे के लिए बड़ी ताकतों की मोहताज हैं। इसकी जिम्मेदारी भी किसी और पर नहीं, मुसलमान हुकूमतों पर ही आयद होती है। हम आखिर कब तक उन ताकतों के मोहताज रहेंगे? ये बात कम से कम हमने तो समझ ली है और हमने इस मैदान में पेशरफ्त भी की है। ऐसी पेशरफ्त और ऐसी कुव्वत का क्या फायदा जो मुसलमानों ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हो। शतुल अरब पर इराक का दावा बहुत पुराना है। इस इलाके को हासिल करने के लिए ईरान पर हमला भी बहुत महंगा पड़ा। ईरानियों ने सर धड़ की बाजी लगा दी। ताहम अगर तुम्हें सियासी हालात से दिलचस्पी है तो तुम्हें मालूम होगा कि इराक बाद में जंग बंद करने पर आमादा हो गया था, लेकिन ईरान नहीं माना और यूं ये बेमकसद जंग अब तक जारी है। देखिए, गलती किसी की भी हो, खून तो मुसलमानों का ही बह रहा है, नुकसान तो हमारा अपना है। किसी का क्या बिगड़ रहा है? बड़े मुमालिक इराक को बेदरेग असलिहा दे रहे हैं। कर्नल नोमान ने कहा, इराक बहुत बड़ी फौजी ताकत बन चुका है। बड़ी फौजी ताकत बन चुका है? मैंने हैरत से कहा, बरसों जंग लड़ने के बाद ताकत तो तकरीबन खत्म हो जानी चाहिए। फार्मूला तो यही है। कर्नल नोमान मुस्कुराया, मगर हमने तमाम फार्मूले उलट दिए हैं। इस जंग के दौरान हमने 10 लाख के करीब फौज तैयार कर ली है। बड़े ममालिक से मिलने वाला तमाम का तमाम जदीद असलिहा महफूज है। इसे हमने ईरान के खिलाफ अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। ओह, मुझे ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन ये हथियार किस काम आएंगे? हमने अच्छी खासी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और इसराइल ने हम पर जो कारी वार किया था, हम उसका बदला लेने की तैयारियां कर रहे हैं। नहीं, मैं मुस्तरिबाना अंदाज में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता। कोई भी यकीन नहीं कर सकता। जो ममालिक हमें असलिहा फराहम कर रहे हैं, ये बात खुद उनके इल्म में भी नहीं है। अगर उन्हें बिनक भी पड़ जाए कि हम मुस्तकबिल के लिए क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं, तो हमें असलिहा मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये खालिस्तन फौजी नौयत का मामला है, इसलिए अभी तक खुफिया ही है। मैं बयान नहीं कर सकता कर्नल कि ये खबर सुनकर मुझे कितनी मुसरत हो रही है। कोई तो ऐसा है जो मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं और इसराइल अपने चक्कर में लगा हुआ है। तमाम ममालिक मुतमईन है कि इराक तबाह हो रहा है, मगर इसराइल को इस बात पर तशवीश है कि इराक को इतने बड़े पैमाने पर असलिहा क्यों मिल रहा है। उसने न सिर्फ इराक को मिलने वाले असलिहे में तखफीफ कराने की कोशिश की, बल्कि उसके एजेंट इराक की फौजी कुव्वत के बारे में सुन-गुन लेने के लिए भी सरगर्म अमल हैं। हम अभी तक इसराइल के कई एजेंटों को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुलवा सके। इधर हमारे एजेंट भी कोई खास कारनामा सरअंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन वालों के काम करने का अपना मखसूस अंदाज है, उनसे भी हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। तुमने अहमद रश का नाम पेश किया था, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो एक जज्बाती शख्स है और जिस किस्म का काम हम लेना चाहते हैं, उसके लिए निहायत ठंडे दिमाग का और बासलाहियत आदमी दरकार है। बोलो, तुम क्या कहते हो? अगर इराक के अज़ाइम वही हैं जो तुमने बताए हैं, तो इराक को मजबूत बनाना मेरा फर्ज हो जाता है। बैतुल मुकद्दस को सहूनी तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे मालूम था कि तुम बिल आखिर हमसे ताउन करने पर आमादा हो जाओगे। बेफिक्र रहो, हम हर तरह से तुम्हें इत्मीनान करा देंगे। लेकिन सबसे पहला मसला ये है कि तुम्हारी अपनी सलाहियतों का मयार क्या है। मेरा माजी तुम्हारे सामने है, तुम खुद ही नताइज अखज़ कर सकते हो। मैं कोई सर्टिफिकेट तो पेश करने से रहा, वो सब कुछ तो हमें मालूम है, लेकिन हमारे अपने भी कुछ उसूल हैं।
एजेंट को किसी भी मुहिम पर रवाना होने से कबल कुछ इम्तहानात से गुजारा जाता है। अगर कोई एजेंट तुम्हारे इम्तहानात में पूरा ना उतर सके, फिर मैंने पूछा, हम उसे असरे नो तैयार करते हैं। उसमें जो कमी होती है उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। जाहिर है सीक्रेट एजेंट सुपर फिट नहीं होगा तो दुश्मन के दरमियान रह कर कोई काम नहीं कर सकेगा। तुम्हारा तरीकाकार बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती है। मैं अपने वक्त को इन झमेलों में जाया करने पर काम करते रहने को तरजीह दूंगा। कर्नल नोमान ने एक तवील सांस ली। मैं उन लोगों की बात कर रहा था जिन्हें हम तरबियत देते हैं। एक सीक्रेट एजेंट पर हमारे लाखों रुपए सिर्फ होते हैं, इसलिए हम उन्हें आंखें बंद करके किसी मुहिम पर नहीं झोंक सकते। हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद ही उन्हें किसी मुहिम पर रवाना किया जाता है। लेकिन तुम्हारा मामला मुख्तलिफ है। तुम पर तो हमारा एक पैसा भी नहीं लगा। अगर तुम्हारे लिए हम कुछ करेंगे तो वो हमसे ज्यादा तुम्हारे मफाद में होगा। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या नुकसान होगा? तुम मेरे नुकसान की फिक्र ना करो। अपने हर नुकसान का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे ये बताओ कि मेरे स्पुर्द क्या काम किया जाएगा। इसका इन्हिसार तुम्हारी सलाहियतों पर है। जाहिर है हम नहीं जानते कि तुम कितनी सलाहियतों के मालिक हो। मैं कह चुका हूँ कि मेरे माजी के कारनामे तुम्हारे इल्म में हैं। उनकी रोशनी में वो एक अलग मामला है। हमारे इत्मीनान के लिए तुम्हें अपनी कुछ सलाहियतों का अमली मुजाहरा करना होगा। इसके बगैर बात नहीं बन सकेगी। मेरे जी में आई के कह दूं कि अगर नहीं बन सकेगा तो ना बन सके, मगर मैंने खुद पर जबर कर लिया। मैं शायद तुम्हारे मयार पर पूरा ना उतर सकूं। मैंने मुर्दा सी आवाज में कहा, ताहम मैं तैयार हूँ। अरबी तुम्हारी मादरी जुबान नहीं है, मगर तुम अरबी अहले जुबान की तरह रवानी से बोलते हो। कर्नल नोमान ने कहा, इसके अलावा तुम्हें और कितनी जुबानें आती हैं? तुम्हारे लिए इतना जान लेना ही काफी है कि मैं अंग्रेजी और इब्रानी भी उतनी ही रवानी से बोल सकता हूँ। एक सीक्रेट एजेंट खा कितना ही ज्यादा बासलाहियत क्यों ना हो, उसे अपनी सलाहियतें हमेशा कम महसूस होती हैं। तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है? मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ। अपने तौर पर काम करने का आदी हूँ और खुदा के भरोसे पर काम करता हूँ। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें मजीद तरबियत हासिल करने की जरूरत नहीं है? कोई शख्स कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। मेरे अंदर भी बहुत कुछ सीखने की लगन है, मगर मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। देखो, कोई बड़ा मकसद हासिल करने के लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। अगर तुम अपने कुछ वक्त की कुर्बानी दे सको तो ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकोगे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर इसके बावजूद मैं बहुत ज्यादा वक्त सिर्फ नहीं कर सकूंगा। पहले हमें यह तय करना होगा कि तुम्हें किन शोबों में मजीद महारत हासिल करने की जरूरत है। जाहिर है ये तय किए बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस्मानी लड़ाई में तुम कितने माहिर हो। महारत का दावा करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ताहम मैं किसी न किसी तरह काम चला ही लेता हूँ। ठीक है, कर्नल नोमान ने कहा, पहले मैं ये देखूंगा कि इस शोबे में तुम्हें कितनी तरबियत दरकार होगी। इसके लिए तुम्हें मेरे किसी आदमी से मुकाबला करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने कहा, लेकिन मुकाबला ऐसा होना चाहिए जिससे किसी हरीफ को ज्यादा नुकसान न पहुँचे। कर्नल नोमान ने तफीमी अंदाज में सर हिलाया और अपनी मेज पर नस्ब एक बटन दबा दिया। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और उस खुले हुए दरवाजे से 5 अफराद अंदर दाखिल होकर कर्नल के सामने मुअद्दब अंदाज में खड़े हो गए। इन 5 में से किसी एक को मुकाबले के लिए मुंतखब कर लो, कर्नल ने मुझसे कहा। मैंने उन 5 पर एक नजर डाली। वो मुख्तलिफ कदो कामत के थे और उनमें से 4 अफराद तनोमंद भी थे, जबकि 5वां ना तो कदावर था और ना ही जिस्मानी तौर पर मजबूत दिखाई देता था। ताहम उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं। मालूम नहीं उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था। उन सब के लिबास इस किस्म के थे कि उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में अंदाजा करना मुश्किल था। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि मैं इनमें से किस से मुकाबला करूं। मैंने कर्नल नोमान से कहा, मैं इनमें से किसी एक के बारे में भी कुछ नहीं जानता। 5 हमारे महकमे के माया नाज लोग हैं। तुम किसी से भी मुकाबला कर सकते हो, तो फिर ये जहमत तुम खुद ही कर लो। जिससे कहोगे मैं उसी से मुकाबला कर लूंगा। ठीक है, कर्नल नोमान ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा जो जिस्मानी एतबार से सबसे कम तर नजर आ रहा था। तुम इससे मुकाबला कर लो। कर्नल के इशारे पर वो शख्स अपनी जगह खड़ा रहा, जबकि बकिया 4 अफराद पीछे हटकर दीवारों के साथ खड़े हो गए। मैं अपनी जगह से उठकर उस शख्स के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारे मुकाबिल आना पड़ रहा है, ताहम मैं कोशिश करूंगा कि मेरे हाथों तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे, मैंने अपने हरीफ से कहा। उसके होंठ इस अंदाज में फैले जैसे उसने मुस्कुराने की कोशिश की हो और फिर उसने कराटे फाइटर की तरह अपने हाथ आगे की जानिब फैला लिए। मैंने कर्नल नोमान की तरफ देखा और उसने अपने सर की खफीफ सी जुम्बश से मुकाबला शुरू करने की इजाजत दे दी।
इजाजत मिलते ही मेरा हरीफ मुझ पर बड़ी तेजी से झपटा। वो बिलाशुबा बहुत माहिर था। रोजाना कई घंटे प्रैक्टिस के बाद इतनी महारत का हुसूल मुमकिन नहीं होता। वो झपट झपट कर मुझ पर हमले कर रहा था और मैं सिर्फ मुदाफत कर रहा था। कमरा अगर बहुत ज्यादा कुशादा न होता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। उसके ताबड़तोड़ हमलों का सामना करना आसान नहीं था। चंद मिनट के अंदर अंदर मुझे पसीना आ गया। इन चंद मिनटों के दौरान उसने मुझे एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी थी। मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरा मद्दे मुकाबिल कोई सीक्रेट एजेंट नहीं है। वो तो अपने शोबे का माहिर था, जिससे बचने के लिए मुझे अपनी तमाम तर फुर्ती और महारत को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। एक बर्क थी जो मुसलसल कूदे जा रही थी। मैं हमेशा इस तरकीब पर अमल करता हूँ कि दूसरे को थका कर मारा जाए, लेकिन इस रोज मुझे यूं मालूम हो रहा था जैसे मेरा हरीफ कभी नहीं थकेगा और मैं खुद थक जाऊंगा। कई घंटे रोजाना प्रैक्टिस वालों के सामने टिकना हंसी खेल नहीं होता, मगर मैं खुद को इससे बचाता रहा। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं थक जाऊंगा। थकने के बाद मेरी रफ्तार सुस्त होगी और ये गोया मेरे हरीफ के लिए खुला मौका होगा। वो जिस तरह चाहेगा मुझ पर काबू पा लेगा। अगरचे वो मेरा दुश्मन नहीं था और अगर मैं उससे हार भी जाता तब भी मेरी सेहत पर कोई खास असर न पड़ता, मगर मैं इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने के मूड में नहीं था। मेरे हरीफ को भी ये अंदाजा हो गया था कि मैं उसके लिए कोई तरन वाला साबित नहीं होगा। तरन वाला होता तो वो बहुत पहले मुझे निगल चुका होता। वो ये भी देख रहा था कि मैं उस पर हमला नहीं कर रहा हूँ। मेरी तमाम तरह जिदोजहद सिर्फ अपने दिफा तक महदूद थी। मालूम नहीं इससे उसने क्या नतीजा अखज किया होगा, ताहम वो मेरी महारत की तरफ से मशकूक जरूर हो गया होगा। इसका नतीजा उसकी बेपरवाही की सूरत में जाहिर हुआ। उसके हमलों में अब भी जारहियत थी, मगर अब उसे अपने दिफा की ज्यादा फिक्र नहीं रह गई थी। मेरे लिए ये एक अच्छी अलामत थी। फिर मुझे मौका मिल गया। एक बार किक मारते हुए वो खासा गैर मोहतात हो गया था और मैंने मौके से भरपूर फायदा उठाया। मैं पहले ही तय कर चुका था कि मुझे जो भी पहला मौका मिलेगा उससे फायदा उठाऊंगा और मैंने अपने इस फैसले पर पूरी तरह अमल किया। मैंने जरा सा बाएं जानिब हटते हुए उसके बाएं पैर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके लिए ये बड़ी गैर मुतवक्की हरकत थी। कोई भी कराटे फाइटर ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मगर मैं कराटे फाइटर था ही कब। मैं तो बस ये जानता था कि जिस तरह भी मुमकिन हो अपने हरीफ को शिकस्त से दो चार कर देना चाहिए। इस वक्त भी हमारा मुकाबला किसी कायदे कानून के तहत नहीं हो रहा था। मेरी इस अचानक हरकत पर वो बुरी तरह बौखला गया। उसने अपने दूसरे पैर पर उछलकर खुद को बड़ी मुश्किल से गिरने से बचाया था और उसके बाद भी उसके लिए अपना तवाजुन बरकरार रखना खासा मुश्किल हो रहा था। मेरी गिरफ्त उसके पैर पर बहुत मजबूत थी। तुम्हारा फाइटर मेरे काबू में है कर्नल, मैंने बाआवाज बुलंद कहा। इतना काफी है या कुछ और नमूना पेश करूं? नहीं बस, कर्नल ने हाथ उठाकर कहा। इसे छोड़ दो, अब मुकाबला जारी रखने की जरूरत नहीं रही। मैंने उसका पैर छोड़ दिया, मगर मैं उसकी तरफ से मोहतात था। मुझे खदशा था कि कहीं वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए दोबारा मुझ पर हमलावर न हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं भूल गया था कि इसका ताल्लुक किसी शरपसंद गिरोह से नहीं है, मगर वो एक फौजी है और फौज में हुक्म उदूली का तस्वुर नहीं पाया जाता। तुम लोग वापस जा सकते हो, कर्नल ने कहा और वो पांचों मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर वापस चले गए। तुम्हारी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, कर्नल ने मुझसे कहा। बैठ जाओ। शुक्रिया कर्नल। मैं कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे किसी मजीद तरबियत की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, कर्नल ने कहा। मुझे यकीन है कि तुम किसी भी शख्स से आसानी से मात खाने वाले नहीं हो। अब जल्दी से ये भी बता दो कि मुझे किस किस शोबे में अपनी सलाहियतों का इम्तिहान देना होगा। तुम शायद बुरा मान गए, लेकिन हमारे लिए अपना इत्मीनान करना बेहद जरूरी होता है। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना कर्नल, मैंने हंसकर कहा, मगर मैं इन मराहल से गुजरने का आदी नहीं हूँ, इसलिए उलझन का शिकार होना तो लाजमी है। ये उलझने सिर्फ एक बार की हैं, इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। ये बताओ कि तुम्हारा निशाना कैसा है? हमें सर का निशाना लेना होता है कर्नल, और ये काम तो वो भी कर सकता है जिसका निशाना खासा खराब है। अब मैं तुमसे मेकअप के फन के बारे में पूछना चाहूंगा। कर्नल ने जरा सा जीप कर बात बदल दी। तुम्हें मेकअप करना आता है? इस एक मैदान में कदरे महारत का दावा कर सकता हूँ, मैंने कहा। ओह, कर्नल ने आगे की तरफ झुक कर मेज पर कोहनियां टेक दी। तुम दावा कर रहे हो तो यकीनन बहुत उम्दा मेकअप कर लेते होगे। क्या तुम हमें ये फन सिखाना पसंद करोगे? ये कोई 1-2 मिनट का काम तो नहीं है कर्नल, मैंने कदरे झिंझला कर कहा। कई महीने भी बर्बाद हो सकते हैं। तुम गलत समझ रहे हो। हमारे पास मेकअप का शोबा भी है। इस शोबे में माहिरीन भी मौजूद हैं। उन्हें मजीद कुछ सिखाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसमें इतना वक्त नहीं लगेगा।
इस शोबे में कमाल हासिल करना हमारे लिए बहुत अहम है। मेरे लिए अपना मिशन सबसे ज्यादा अहम है, बकिया हर चीज सानवी है। और फिर मुमकिन है तुम्हारे माहिरीन मुझसे भी ज्यादा माहिर हों। तुम हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हो अली, कर्नल ने शिकायत आमेज लहजे में कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे तुमसे खुलकर बात करनी पड़ेगी। मुतमईन हुए बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेकअप की अफादियत साबित कर दो, फिर चाहे 1 साल ही क्यों न लग जाए। मैं तुम्हारे माहिरीन को तरबियत दूंगा। देखो, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि हम इसराइल से अपने एटमी रिएक्टर की तबाही का इंतकाम लेने के लिए बेचैन हैं। तुम्हें यह भी मालूम है कि इसराइल की पुष्टपनाही पर दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें हैं। इसराइल का सबसे बड़ा सरपरस्त और हमदर्द अमेरिका है। बकिया बड़े ममालिक सिर्फ मुसलमानों के दरमियान तफरका डालने के लिए उसका साथ देते हैं। सामाने हरब के एतबार से तमाम अरब ममालिक मिलकर भी इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके पास एटम बम मौजूद हैं तो कोई काबिल एतराज बात नहीं है। और अगर कोई इस्लामी मुल्क एटमी कुव्वत बनना चाह रहा है तो इसे जुर्म करार दे दिया जाता है। तुम मौजू से हट रहे हो कर्नल, मैंने उसे टोका। माफ करना अली, मैं जरा जज्बाती हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक ना एक रोज इसराइल से जंग तो करनी है। ये बात तो हमारी फौज के अदना से अदना ऑफिसर ने भी तय कर रखी है। सरबराह मुमलिकत बदल सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तब्दील हो सकता है, मगर हमारी ये पॉलिसी अटल है। हम खा कुछ ही क्यों न कर रहे हों, इस एक मकसद को निगाहों से ओझल नहीं होने देंगे। हम खुद को हर एतबार से इसराइल का मुकाबला करने के लिए काबिल बनाना चाहते हैं। तुम जानते हो कि जंग के दौरान सरबराह मुमलिकत की अहमियत किस कदर बढ़ जाती है। तुम्हें यह भी इल्म होगा कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक छोटे ममालिक के खिलाफ कितनी साजिशें करते रहते हैं। क्या हमारा ये अंदेशा गलत है कि जंग के दौरान ये लोग हमारे मुल्क में सियासी खलफशार पैदा करने की कोशिश करेंगे? तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त है। मगरबी ममालिक की ज्यादातर कोशिशें मनफी नोयत की ही होती हैं और दौरान जंग तो वो करते यही हैं कि हरीफ मुल्क में सियासी इनकलाब लाकर अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर दें। इस तरह ये बात साबित हो गई कि जंग के दौरान मेकअप को एक मौसर दिफाई हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरबराह मुमलिकत खुद किसी खुफिया मकाम से अहकामात जारी करता रहे और मुखालिफिन को गुमराह करने के लिए उसके मुख्तलिफ हमशक्ल मंजरे आम पर आते रहें। वाकई तुम लोग इसराइल से जंग के मामले में संजीदा हो, मैंने कहा। बसूरते दीगर तुम इतनी दूर तक न सोचते। अब जबकि तुम्हें हमारे बारे में ये यकीन हो गया है कि हम इसराइल से जंग जरूर करेंगे, तुम्हारा जवाब क्या है? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा इसराइल के खिलाफ काम करते गुजरे। गोया तुम हमारे आदमियों को फन मेकअप में माहिर बनाने के लिए हमसे ताउन करने पर तैयार हो।